डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं जिसका नाम है कोड ऑफ वेजेस, ये इंस्टीट्यूट ने सबसे लेटेस्ट कह सकते हैं आप इसको, है ना, बिल्कुल एकदम ताज़ा ताज़ा ऐड किया है ना। पहले ये आपके कोर्स में नहीं हुआ करता था, उसकी जगह 4 और एक्ट हुआ करते थे। तो ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया है इंस्टीट्यूट ने। हालांकि अभी कोड ऑफ वेजेस पर जो रूल आने थे वो नहीं आए हैं, इसीलिए इंडस्ट्रीज़ में अभी इसको अप्लाई नहीं किया गया है। बट एकेडमिक वैल्यू अगर इसकी देखें तो एकेडमिक वैल्यू ये है कि ये आपके कोर्स में ऐड हो चुका है और इसका आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो उसकी अच्छी प्रिपरेशन करके रखिए। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं हम कोड ऑफ वेजेस। तो ये जो कोड ऑफ वेजेस है, बेसिकली बहुत सालों से ये मांग थी इंडस्ट्री की भी, लेबर यूनियंस की भी, कि जी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो 1936 के बने हुए हैं, 1948 के बने हुए हैं या उससे भी पहले के बने हुए हैं। उनमें संशोधन की ज़रूरत है, उनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उनमें संशोधन यानी अमेंडमेंट हो नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने सोचा यार वैसे भी हम इन्हें चेंज करना चाह ही रहे हैं, एक काम करते हैं, एक ऐसा कानून ले आते हैं जो कि सारे ऐसे छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, जो छोटे छोटे एक्ट हैं, उनको कंसोलिडेट करके एक जगह कर दे। यानी कि ये जो एक्ट है ये अलग अलग एक्ट्स को मर्ज कर रहा है। ये 4 एक्ट्स को मर्ज कर रहा है। एक है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, एक है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एक है मिनिमम वेजेस एक्ट और एक है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट को छोड़कर बाकी तीनों एक्ट आपके कोर्स में पहले से मौजूद थे। मतलब बोनस एक्ट भी आपके कोर्स में था, पेमेंट ऑफ वेजेस भी आपके कोर्स में था, मिनिमम वेजेस भी आपके कोर्स में था। सिर्फ एक इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट आपके कोर्स में नहीं था, बहुत छोटा सा एक्ट था, इसीलिए आपके कोर्स में नहीं रखा गया था। और इस एक्ट में भी इक्वल रेम्युनरेशन के केवल 2 ही सेक्शंस हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि पहली जो अंडरस्टैंडिंग है इस एक्ट के बारे में वो ये है कि इस एक्ट को 4 अलग अलग एक्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए बनाया गया। ठीक है जी, चलो जी, इस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है? इस पर क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी एक्ट्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू कोड ऑफ वेजेस। कितने एक्ट कोड ऑफ वेजेस में मर्ज कर दिए गए हैं? तो सही आंसर है 4। एक एक्ट है इक्वल रेम्युनरेशन, एक है मिनिमम वेजेस, एक है पेमेंट ऑफ वेजेस और एक है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक, नाउ अभी जो हम पढ़ने वाले हैं आज के इस सेशन में, उसमें एक हिस्सा है जो इक्वल रेम्युनरेशन को डील करता है। दैट इज ओनली सेक्शन 3 टू सेक्शन 4। बस 2 ही सेक्शन है जो कि डील करते हैं इक्वल रेम्युनरेशन से, बराबर बराबर रेम्युनरेशन की बात करते हैं। 2 ही सेक्शन है, 3 और 4। उसके अलावा सेक्शन 5 से लेकर 14 तक भी आज पढ़ेंगे, जो केवल और केवल मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रोविजंस के साथ है। मतलब मैंने बताया 4 एक्ट जुड़े हैं, 2 एक्ट हम आज पढ़ेंगे, 2 एक्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। 3 से 4 इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है, 5 से 14 मिनिमम वेजेस एक्ट है। लेट अस से कि क्या क्या बात सेक्शन 3 और 4 में कही है और क्या क्या बात सेक्शन 5 से लेकर 14 तक कही गई है। सेक्शन 3 हमारे लिए क्या कह रहा है? सेक्शन 3 हमारे लिए ये कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, महिला के फूल पर नज़र मत डालिए, नीचे देखिए क्या लिखा है। 400 रुपये पर आवर एंड 500 रुपये पर आवर, मतलब पर आवर या पर डे जो भी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन इंडस्ट्री में एक प्रिवेलेंट यानी कि एक परंपरा चली आ रही थी कि पुरुष को ज़्यादा वेजेस मिलेगी, महिला को कम वेजेस मिलेगी। कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, पैकेजिंग इंडस्ट्री हो या और कोई इंडस्ट्री हो, ये बात सब जगह देखी जा सकती थी।
इस समस्या को ठीक करने के लिए पार्लियामेंट ने एक नया लॉ लेकर आए जिसका नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट को फिर मर्ज कर दिया कोड ऑफ वेजेस एक्ट में। तो अब फिलहाल सेक्शन 3 ऑफ कोड ऑफ वेजेस एक्ट ये कहता है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किनके बीच में? अमंग दी एम्प्लॉइज। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर किस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इस बात का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि पुरुषों को आप ज्यादा वेजेस दें और महिलाओं को आप कम वेजेस दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एक महिला जो काम करती है वो अलग है और पुरुष जो काम करता है वो अलग है, दोनों काम अगर एक से नहीं है तो क्या तब आप अलग अलग वेजेस दे सकते हैं? तो वो कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन को जायज नहीं माना जाएगा। कब? जहां दो लोग कैसा काम करते हो? सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, यानी महिला और पुरुष दोनों एक सा काम करते हैं या एक जैसा काम करते हैं तो दोनों को बराबर बराबर वेजेस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पुरुष को ज़्यादा वेजेस मिलती हो और महिला को कम वेजेस मिलती हो, या महिला को ज़्यादा वेजेस मिलती हो और पुरुष को कम वेजेस मिलती हो। साथ ही साथ सेक्शन 3 ने एक और बात कही। अभी क्या हो रहा है कि भाई महिला को मिल रहा है, लेडी को मिल रहा है 400 रुपये और पुरुष को मिल रहा है ज़्यादा 500 रुपये। इन दोनों की वेजेस करनी है बराबर। तो एम्प्लॉयर ने क्या किया? पुरुष की वेज घटाकर कर दी 400 रुपीज पर आवर। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो सेक्शन में लिखा टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट वेजेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, यानी पुरुष की वेजेस अगर ज़्यादा है और महिला की वेजेस अगर कम है और आपको इन दोनों को बराबर करना है तो आप वेज घटाकर इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते। जिसकी वेज कम है आपको उसकी वेज बढ़ाकर ही दोनों को बराबर करना होगा। ये सेक्शन 3 ने दो बातें कही। पहला, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर बराबरी करनी है तो वेजेस बढ़ाकर ही बराबरी होगी। फिर से क्वेश्चन आ गया, एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कोड देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। किस आधार पर वेजेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन को मना कर रहा है सेक्शन 3? रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ या जेंडर? और सही उत्तर है डी, जेंडर। एक और क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ वेजेस द एम्प्लॉयर में ईदर रिड्यूस और इंक्रीज वेजेस। ये हमसे कह रहा है ये सही है स्टेटमेंट या गलत है? देखिए, ICMAI के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रू और फॉल्स में, उसमें वो रीजन देने के लिए नहीं कहता। वो नहीं कहता स्टेट विद रीजंस, वो कहता है बस ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेज की इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए एम्प्लॉयर वेजेस बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो वेज बढ़ा तो सकता है लेकिन वेज घटाकर बराबरी नहीं कर सकता। अब यहां पर एक समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? ये सेक्शन 4 की समस्या है। क्या कि साहब दो लोग एक सा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? हमने अभी कहा कि महिला और पुरुष की वेजेस समान होनी चाहिए अगर दोनों एक जैसा या एक ही काम करते हैं। तो इस मामले में एम्प्लॉयर ये कह सकता है कि नहीं जी दोनों अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, और एम्प्लॉय क्या कहेगा? नहीं जी दोनों एक समान काम कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है ना? एक कहेगा कि वर्क सिमिलर नेचर का है और दूसरा कहेगा कि वर्क तो सिमिलर नेचर का नहीं है, वर्क तो अलग अलग नेचर का है। तो ऐसे में ये कैसे तय होगा कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है? तो सेक्शन 4 ये कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो इसके इसमें स्टेट गवर्नमेंट होगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, एक आदमी को नॉमिनेट करेगी,
एक आदमी एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी कि भाई अगर आपके बीच में इस तरह का कोई डिस्प्यूट है कि ये मैटर वर्क ऑफ सेम और सिमिलर नेचर है या नहीं है, पुरुष जो काम कर रहा है महिला वैसा ही काम कर रही है, वही काम कर रही है या नहीं, अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट आपके सामने आएगा तो स्टेट द्वारा अपॉइंट की हुई, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की हुई एक अथॉरिटी इस बात का फाइनल निर्णय करेगी कि क्या दोनों लोग एक सा काम करते हैं या नहीं। इस तरह के डिस्प्यूट को सुनवाई करने के लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कहा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जाएगा। जब हम दोनों गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो लॉ में शब्द इस्तेमाल होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों ही तरह की गवर्नमेंट्स अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, तो इसलिए हमने क्या लिखा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक अथॉरिटी अपॉइंट करे, अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करे, एक ऑफिसर को अपॉइंट करे जो ये तय करेगा कि दोनों लोगों का काम एक जैसा है या नहीं। फिर से क्वेश्चन आ गया, अब की बार फिल इन द ब्लैंक्स है। अथॉरिटी टू डिटरमाइन वेदर एनी वर्क इज ऑफ सेम और सिमिलर नेचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। वो अथॉरिटी कौन अपॉइंट करेगा जो ये तय करती है कि वर्क सेम और सिमिलर नेचर का है या नहीं। ऐसे में आप फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक, तो सेक्शन 3 क्या कह रहा है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बराबर वेजेस मिलनी चाहिए वर्क ऑफ सेम या सिमिलर नेचर के लिए, और अगर दोनों वेजेस को बराबर करना है तो घटा के बराबर नहीं कर सकते। और सेक्शन 4 कह रहा है कि अगर वर्क ऑफ सेम या सिमिलर नेचर के रिलेशन में कोई डिस्प्यूट पैदा होगा तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी और वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। ये 2 सेक्शंस हमारे हुए कंप्लीट, और जैसा कि हमने पहले कहा था कि 5 से लेकर 14 तक, 5 से लेकर 14 तक जो प्रोविजंस हैं वो केवल और केवल मिनिमम वेजेस एक्ट से जुड़े हुए हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब होता है कि ये एश्योर करना कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको कम से कम उतनी वेज जरूर मिले जितने की जितने पैसे में वो अपने घर वालों का पेट भर सके, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति कर सके। नाउ गवर्नमेंट ने सोचा कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, पार्लियामेंट ने सोचा एक ऐसा कानून बनाया जाए, कोई भी आदमी जो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसे कम से कम इतनी वेज जरूर मिले ताकि वो आराम से अपना पेट भर सके, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। उसके रिलेशन में एक एक्ट बनाया गया था, मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसको यहाँ हमने मर्ज कर दिया है कोड ऑफ वेजेस में, सेक्शन 5 से लेकर 14 तक। देखिए जरा क्या कह रहा है। पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, सेक्शन 5, 3 और 4 हमने पहले किया। नो एम्प्लॉयर शेल पे टू एनी एम्प्लॉय वेजेस लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। थोड़ी देर पहले ही हमने ये पॉइंट क्लैरिफाई किया है कि जहां कोई काम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही दे दिया जाए कि भाई दोनों ये काम को करो, वहां लॉ में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शब्द इस्तेमाल होता है। यानी कि मिनिमम वेजेस तय करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ऊपर हो सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसने जो भी मिनिमम वेजेस तय की है, एम्प्लॉयर का ये काम है कि वो अपने एम्प्लॉई को उस मिनिमम वेजेस से कम वेजेस ना दे। एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो उतनी वेजेस जरूर पे करे अपने एम्प्लॉई को जितना कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मिनिमम बताया है। सेक्शन 6 कहता है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज। जब हम मिनिमम वेज को फिक्स करते हैं तो पीस रेटेड वर्कर और टाइम रेटेड वर्कर दोनों के लिए आपको अलग अलग तरीके से वेज फिक्स करनी चाहिए।
हम ये जानते हैं कि पीस रेट वर्कर को कितने पीस बनाए हैं उसके आधार पर वेजेस मिलती हैं। टाइम रेट वर्कर को कितने समय उसने आपकी फैक्ट्री में या एस्टेब्लिशमेंट में काम किया है उस बेसिस पर वेजेस मिलती हैं। तो दोनों के लिए आपको मिनिमम वेजेस फिक्स करनी है, पीस रेट वर्कर के लिए भी और टाइम रेट वर्कर के लिए भी। तो सेक्शन 5 और सेक्शन 6, पहली बात, जो वेज सरकार ने तय कर दी है आप उससे कम वेज नहीं दे सकते। और सेक्शन 6 कहता है कि गवर्नमेंट को यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को टाइम रेटेड एम्प्लॉयज के लिए अलग वेज तय करनी है और पीस रेट एम्प्लॉयज के लिए अलग से वेजेस तय करनी है। सेक्शन 6 ये कहता है साथ में ये भी कहता है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो जब टाइम रेट से वेज तय करेगी तो वो आवरली वेज रेट भी बता सकती है, वो डेली वेज रेट भी बता सकती है और वो मंथली वेज रेट भी बता सकती है। सुनिए ध्यान से, समझिए बात को। मान लीजिए हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी कि दिल्ली में काम करने वाले किसी भी मजदूर को इतने रुपए से कम तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार ये कह सकती है इतने रुपए प्रति घंटा से कम नहीं मिलनी चाहिए, या इतने रुपए प्रति दिन से कम नहीं मिलनी चाहिए, या इतने रुपए पर मंथ से कम वेजेस नहीं मिलनी चाहिए। वैसे मैं आपको एक एडिशनल जानकारी दे रहा हूं कि दिल्ली में जो मिनिमम वेज तय होती है वो मंथ के हिसाब से होती है। यानी गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन निकालती है उसमें यह बताती है कि दिल्ली में काम करने वाले किसी भी मजदूर को जो वेजेस मिलेगी वो इतना रुपया पर मंथ से नीचे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है, इन केस ऑफ टाइम वर्क द रेट में बी फिक्स्ड in accordance with any one or more of the following wage period। वेज पीरियड कितना कितना हो सकता है, द डे, द आवर, द मंथ या ऑल ऑफ द अबव। और सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। सेक्शन 3, चलिए जी, जिस समय सरकार वेज रेट तय कर रही है उस समय सरकार को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि सभी वर्कर्स का स्किल एक जैसा नहीं होता। वर्कर्स स्किल के मामले में 3 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, है ना। जैसे अनस्किल्ड, अनस्किल्ड का मतलब जो कि बिल्कुल काम नहीं जानता। दूसरा स्किल्ड, और तीसरा हाईली स्किल्ड हो सकता है। थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर स्किल हो गया, दैट इज स्किल्ड। बिल्कुल कुछ नहीं आता, अनस्किल्ड। थोड़ा थोड़ा आता है, दैट इज स्किल्ड। इन हिस्सों में वेजेस के लिए एम्प्लॉय को बांटा जा सकता है। देखो जी, तो बात यह आई कि अगर मैं सरकार हूं और मैं वेज रेट तय कर रहा हूं तो क्या मैं इन सभी लोगों के लिए एक समान वेज रेट तय कर सकता हूं? द आंसर इज नो। बड़ी सीधी सी बात है। अगर मैं ये कह रहा हूं इनको पर मंथ इतनी वेज मिलनी चाहिए तो बड़ी सीधी सी बात है। अगर मैं कह रहा हूं जी अनस्किल्ड को 8,900 मिलनी चाहिए तो स्किल्ड को थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए और हाईली स्किल्ड को और ज़्यादा मिलनी चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है ना जी। अनस्किल्ड को थोड़ी कम मिलेगी, स्किल्ड को उससे ज़्यादा मिलेगी, हाईली स्किल्ड को सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो वो कह रहा है गवर्नमेंट जब रेट ऑफ वेजेस तय कर रही है तो स्किल किसके पास कितना है उसके आधार पर वेज रेट को ऊपर नीचे करेगी। एक और चीज समझिए फिर, कह रहा है ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर जब सरकार वेज रेट तय करेगी तो क्या कर सकती है? अर्बन लेबर,
सेमी अर्बन लेबर और रूरल लेबर। अब बड़ी सीधी सी बात है, जो रूरल लेबर है, ठीक है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी तो उसके लिए कम वेज, और जो अर्बन लेबर है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होगी तो उसके लिए ज़्यादा वेजेस रखनी चाहिए। आर्डोसनेस ऑफ वर्क का मतलब कौन सा वर्क ज़्यादा थकाने वाला है, कौन सा वर्क कम थकाने वाला है, इस पर अंतर करना। तो हम कह सकते हैं कि मैनुअल लेबर की अलग तरीके से वेजेस तय हो सकती हैं और क्लैरिकल लेबर की अलग तरीके से वेजेस तय हो सकती हैं। ओके, इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही सरकार को वेज रेट तय करने चाहिए। सरकार ये देखेगी कि कौन आदमी ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहा है, कौन आदमी कम मेहनत वाला काम कर रहा है, उसके आधार पर भी वेज रेट को देखेगी। और मतलब यहां लिखा नहीं है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये आजकल ज्यादातर स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं। वो क्या करते हैं तय करते वक्त, क्योंकि चलो मैनुअल क्लैरिकल में बांट दिया आपने, स्किल्ड हाईली स्किल्ड में बांट दिया, एक और आजकल क्लास निकल आई है, दैट इज अनएजुकेटेड, फिर हायर सेकेंडरी तक पढ़ा हुआ, फिर सीनियर सेकेंडरी तक पढ़ा हुआ, फिर ग्रेजुएट या अबव। ठीक है जी। दिल्ली में ग्रेजुएट के लिए जो वेज रेट फिक्स है वो 15,500 फिक्स है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको मिनिमम वेजेस जो है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, इंडस्ट्री में इतनी मिलनी चाहिए। ये सेक्शन केवल ये कह रहा है कि सरकार ऐसा नहीं है कि एक रेट ही फिक्स कर दे, नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। हाईली स्किल्ड को ज्यादा मिलने चाहिए, अनस्किल्ड को कम मिलने चाहिए, ग्रेजुएट को ज्यादा मिलने चाहिए, अनपढ़ को कम मिलना चाहिए, अर्बन वाले को ज्यादा मिलना चाहिए, रूरल वाले को कम मिलना चाहिए, ज्यादा मेहनत वाले काम में ज्यादा पैसा, कम मेहनत वाले काम में कम पैसा। इन सब चीजों को कंसीडर करके ही सरकार को वेज रेट तय करना चाहिए। चलिए जी, सेक्शन 3 में हमने पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई डिस्प्यूट वर्क ऑफ सिमिलर नेचर को लेकर है तो उसको निपटान करने के लिए एक अथॉरिटी कंस्टिट्यूट की जाए। सेक्शन 5 में हमने पढ़ा कि मिनिमम वेज जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने तय किया हो उससे कम वेज कोई भी नहीं दे सकता है। सेक्शन 6 में हमने कहा कि सरकार जब वेज रेट तय करेगी तो पीस रेट के आधार पर, टाइम रेट के आधार पर तय करेगी, और अगर टाइम रेट के आधार पर तय कर रही है तो वेज पीरियड पर आवर, पर डे या पर मंथ हो सकता है। नाउ द थिंग इज ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेक्शन 7। यहां पर काम दिया गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, यहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को काम दिया गया है कि वो मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स करे। सेक्शन 7 कह रहा है मिनिमम वेज कैसे तय होनी चाहिए, तो मिनिमम वेज तय करने का काम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है, यानी मोटा मोटा तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को फिक्स भी करेगी और रिवाइज भी कर सकती है। और वो जब मिनिमम वेज बताएगी तो एक तो वो ये कर सकती है कि मिनिमम वेज बताए 2 हिस्सों में, कि ये तो बेसिक वेजेस है और इतना डियरनेस अलाउंस मिलेगा। मान लीजिए सरकार ये कहे कि भाई 10,000 रुपये तो मिनिमम वेजेस है, प्लस जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है या जो रिटेल प्राइस इंडेक्स है उसके हिसाब से ही आपको डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, है ना। डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या होता है, महंगाई भत्ता। तो एक तो सरकार क्या कर सकती है, बेसिक वेज बता दे प्लस डियरनेस अलाउंस बता दे। दूसरा ये कर सकती है कि भाई एक तो आप बेसिक वेज ले लो और दूसरा कैश वैल्यू ऑफ ग्रेन ले लो, मतलब एक परिवार पर कितने रुपए ग्रेन यानी अनाज पर खर्च होता है उतना आप पैसा ले लो। ठीक है। तीसरा ऑल इंक्लूसिव वेजेस, हम इस चक्कर में ही नहीं पड़ते कि कितनी बेसिक है और कितना डीए है।
हम इस चक्कर में ही नहीं पड़ते कि कितना बेसिक है और कितना कैश वैल्यू ऑफ ग्रेन है, हम तो एक कम्यूटेटिव वेज रेट तय करेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में ऑल इंक्लूसिव रेट चलता है, सरकार एक रेट बताती है, कोई बेसिक, डीए, टीए, एचआरए वो कोई चक्कर नहीं है, एक वेज रेट है जी 15,500, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो 12,900, अगर 10वीं पास नहीं है तो 11,200, इस तरीके से करके एक ऑल इंक्लूसिव रेट यहां पर सरकार बताती है। ठीक है जी। सेक्शन 3 नो डिस्क्रिमिनेशन का था, सेक्शन 4 इक्वल, सेक्शन, हाँ जी, तो सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेस पर। सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था कि एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था कि मिनिमम वेजेस से नीचे वेजेस नहीं दी जा सकती। सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था पीस रेट वालों के लिए, टाइम रेट वालों के लिए अलग अलग वेजेस तय करना है। सेक्शन 7 में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है वो वेज को फिक्स भी करेगी और रिवाइज भी करेगी, इसमें वो बेसिक प्लस डीए भी कर सकती है, बेसिक प्लस कैश वैल्यू ऑफ ग्रेन भी कर सकती है और ऑल इंक्लूसिव रेट भी कर सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वुड एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे डिसाइड व्हाट शुड बी दी वेज रेट इन अ पर्टिकुलर स्टेट और इन इंडिया। यानी कि वेज रेट को फिक्स और रिवाइज करने के लिए कितने तरीके हैं। तो वेज रेट को फिक्स और रिवाइज करने के लिए 2 तरीके एक्ट ने बताए हैं सेक्शन 8 में, जिसमें एक तरीका है कमिटी मेथड, यानी कमिटी बनाकर निर्णय लेना, और दूसरा तरीका है नोटिफिकेशन मेथड, यानी कि सरकार अपनी तरफ से नोटिफिकेशन ले आए और काम खत्म करे। अब ये जो कमिटी मेथड है इसको समझिए। कमिटी मेथड का मतलब क्या है? कमिटी मेथड का मतलब है कि सरकार कुछ एक्सपर्ट लोगों की एक कमिटी बनाए, उसमें इंडस्ट्री से भी लोग ले ले, लेबर के भी रिप्रेजेंटेटिव ले ले, सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं, कुछ इंडिपेंडेंट लोग आ जाएं, उनकी एक कमेटी बना दीजिए जो इस बात की समझ रखते हो कि वेजेस कैसे तय करनी है। फिर वो कमेटी आपस में तय करे कि वेज रेट कितना होना चाहिए स्टेट में, और सरकार को बता दे कि साहब इतनी वेज रेट होनी चाहिए, आप इसको नोटिफाई कर दीजिए। ये एक तरीका है कमेटी बना के। कमेटी बनाने का फायदा सरकार को क्या है कि सरकार का समय बचता है, सरकार अपने काम में लगी हुई है, यहाँ ये लोग लगे हुए हैं, इसमें एम्प्लॉय के भी रिप्रेजेंटेटिव है, एम्प्लॉयर के भी रिप्रेजेंटेटिव है, सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिपेंडेंट सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव है। भाई कोई भी रेट अगर आप तय करोगे तो उससे परेशानी किन को हो सकती है? इनमें से ही किसी को होगी, और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलरेडी कमेटी में बैठे ही हैं। तो कमेटी मेथड एक अच्छा तरीका है, एक तेज तरीका है वेज रेट को फिक्स और रिवाइज करने का। जब भी कभी कमेटी बनाई जाएगी तो कमेटी में एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, कमेटी में एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, जिनके बारे में स्पष्ट कहा गया है कि जिनके बारे में स्पष्ट किया गया है कि एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव बराबर बराबर होने चाहिए। एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स शैल नॉट बी लेस देन एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब देयर शैल बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यानी अगर आपने 4 मेंबर रखे हैं एम्प्लॉयर के, तो 4 मेंबर ही आपको रखने पड़ेंगे एम्प्लॉय के। और टोटल नंबर ऑफ कमिटी, मान लीजिए आपने तय किया था कि कमिटी में 9 लोग होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 आदमी एम्प्लॉय के, 3 आदमी एम्प्लॉयर के, और 1/3 इंडिपेंडेंट, यानी जो ना तो एम्प्लॉयर की तरफ से हो और ना ही एम्प्लॉय की तरफ से हो, ना तो वो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते हो ना वो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करते हो। तो बड़ी सीधी सी बात हो गई। अगर कमिटी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर 12 हैं तो 4 एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव, 4 एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव और 4 सोसाइटी से ले लीजिए इंडिपेंडेंट। अब होगा क्या देखो,
क्योंकि ये कमिटी स्टेट लेवल पर बन रही है तो पूरे स्टेट में से 4 आदमी छांटने, कैसे छांटे? तो एम्प्लॉयर्स की भी ना यूनियंस होती हैं, एसोसिएशन होती हैं। जैसे एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन है दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये एम्प्लॉयर्स की रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है, उद्योगपतियों की एक एसोसिएशन है। इसको चिट्ठी लिख दो कि जी आप 4 उद्योगपति के रिप्रेजेंटेटिव भेज दो, 4 रिप्रेजेंटेटिव भेज दो जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें। ऐसे ही एम्प्लॉयज की भी आपको पता होगा ट्रेड यूनियंस होती हैं, लेबर यूनियंस होती हैं। उनमें से लेबर यूनियंस में से आप किसी एक को बोल दो, किसी भी यूनियन को बोल दो कि 4 आदमी भेज दो जी जो यहाँ पर बात कर सकें, यहाँ पर अपना समय दे सकें, यहाँ पर अपनी जानकारियाँ दे सकें कि एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं। और बाकी ये जो 3 लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, इसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, इसमें एनजीओ के लोग भी हो सकते हैं, इसमें सोसाइटी में सोशल वर्कर्स भी होते हैं, कोई भी हो सकता है। बस वो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय में से कोई एक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सबका, एम्प्लॉयर्स का भी, एम्प्लॉयज़ का भी। चलिए जी, आपने कमेटी बना दी और कमेटी ने सरकार को सजेशन दे दिया और सरकार ने उस सजेशन को अप्रूव करके आगे कर दिया। यहां पर 1 मिनट के लिए रुककर हमको कोड ऑफ वेजेस में इस सेक्शन को जरूर देखना चाहिए। यहां पर सेक्शन 7 को देखना चाहिए हमको कि सेक्शन 7 हमें क्या बता रहा है। ये देखिए, सॉरी सेक्शन 8 हमको क्या बता रहा है, कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेजेस प्रोसीजर, कैसे हम वेजेस को फिक्स कर रहे हैं। तो वो कह रहा है 2 मेथड है, कमिटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड। यहां पर कमिटी मेथड में कह रहा है कमिटी मेथड में कह रहा है आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी appropriate government shall fix notification, shall by notification fix or as the case may be revise the minimum rate of wages, and unless such notification otherwise provide, it shall come into force on the expiry of 3 months from the date of its issue। यानी कि जब गवर्नमेंट कमेटी बनाएगी तो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी, कमेटी अपना रिकमेंडेशन देगी। और रिकमेंडेशन किसको देगी भाई? कमेटी को बनाया किसने था? कमेटी को बनाया था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने। तो रिकमेंडेशन किसको देंगे? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देंगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा? नोटिफिकेशन जारी करेगा। और हमने सेक्शन 7 में ये पढ़ा था कि नोटिफिकेशन इशू करके आप, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं तरीका सेक्शन 8 का, इसमें वेज रेट तय भी हो सकती हैं और वेज रेट रिवाइज भी हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट बताएगी नोटिफिकेशन इशू करके कि हमने इतने वेज रेट, ये वेज रेट नया निकाला है जी, या पुराने वाले वेज रेट को चेंज किया है जी। फिक्स भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की डेट अगर 1/4/2023 है तो नोटिफिकेशन तुरंत फोर्स में नहीं आएगा। नोटिफिकेशन फोर्स में आएगा 3 महीने बीत जाने के बाद, यानी अप्रैल मई जून, यानी 1 जुलाई को नोटिफिकेशन लागू होगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई नोटिफिकेशन से अग्रीव्ड है, नोटिफिकेशन से दुखी है, नोटिफिकेशन से पीड़ित है, तो वो अपनी बात सरकार को बोल सके। हालांकि सरकार ने बहुत सुलझे हुए समझदार लोगों की कमेटी बनाई थी, फिर भी किसी को कोई परेशानी है तो वो इन 3 महीनों में आके अपनी बात बोल सकता है। बट अगर मान लीजिए कि नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2023, या और कोई डेट लिख दी है, मान लीजिए उन्होंने कहा है जी लेबर डे आता है 1 मई 2023 को, ये नोटिफिकेशन लेबर डे पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि नोटिफिकेशन तुरंत लागू होगा या किसी पर्टिकुलर डेट से लागू होगा, तो वो उस पर्टिकुलर डेट से लागू होगा। कोई डेट नहीं लिखी है तो ये माना जाएगा कि जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन उसके
3 महीने के अंदर अंदर लागू हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट मेथड इज नोटिफिकेशन मेथड। नोटिफिकेशन मेथड में क्या तरीका अपनाया जाता है, यहां पर बताया गया है कि सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है और प्रपोजल पब्लिश करती है। नोटिफिकेशन में कोई वेज रेट नहीं बताती है, मतलब कोई वेज रेट नहीं बताती है, मतलब वो ये नहीं कहती है हमने ये वेज रेट फिक्स कर दिया है। वो ये बताते हैं कि भाई गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग दिस रेट। नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि गवर्नमेंट जो है इतने रुपया फॉर मंथ तय करना चाहती है। केवल क्या बता रहे हैं हम, इंटेंशन बता रहे हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके अपनी इंटेंशन बता रही है, हम स्किल्ड वर्कर के लिए इतना, सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए इतना, अनस्किल्ड वर्कर के लिए इतना वेज रेट फिक्स करना चाहते हैं। एक काम हो गया हमारा कि हमारी सरकार ने ये बता दिया कि इतना वेज रेट हम फिक्स करना चाहते हैं। और अगर किसी को इसमें कोई बात कहनी है, हो सकता है कि आप ये कहें कि ये वेज रेट तो बहुत कम है, हो सकता है किसी को ये लग रहा हो कि ये वेज रेट तो बहुत ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति अपना प्रपोजल गवर्नमेंट को भेज सकता है, वो व्यक्ति अपना रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को भेज सकता है। खासकर ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर की यूनियंस वो तो ज़रूर ऐसा करेंगी। उसके बाद सरकार के पास जो भी रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, चाहे वो लेबरर्स की तरफ से आए हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से आए हों, उनको कंसीडर किया जाएगा कि ये क्या कह रहा है, और सारे रिप्रेजेंटेशंस को पढ़ने के बाद मिनिमम वेज रेट को रिवाइज या फिक्स किया जाएगा। ऐसा करने के लिए सेक्शन 42 में एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया गया है और यहां लिखा गया है शैल। वो कह रहा है कि जब आप नोटिफिकेशन मेथड से वेज रेट फिक्स कर रहे हैं तो आपको एडवाइजरी बोर्ड के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सिर्फ लोगों के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर आप वेज रेट फिक्स नहीं कर सकते। हमने कमिटी मेथड में देखा था कि एडवाइजरी बोर्ड के पास जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी गई है, लेकिन नोटिफिकेशन मेथड से अगर हम जा रहे हैं तो एडवाइजरी बोर्ड के पास जाने के लिए भी यहां पर प्रपोज किया गया है। नाउ इस पर किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? डियर स्टूडेंट्स, अक्सर हम जो क्वेश्चंस लिखकर आते हैं वो उस फॉर्मेट में नहीं होते जिस फॉर्मेट में इंस्टीट्यूट आंसर चाहता है। मतलब अक्सर ये देखा गया है कि क्वेश्चन चाहे शॉर्ट नोट आए, एक्सप्लेन आए, डिस्कस ब्रीफली आए, इलेबोरेट आए, इलस्ट्रेट आए, कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, स्टूडेंट एक ही तरह का आंसर लिखकर आते हैं, जो गलत है। आपको सब तरह के क्वेश्चंस के फॉर्मेट को जानना चाहिए। जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं शॉर्ट नोट की, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई शॉर्ट नोट लिखो, तो शॉर्ट नोट जब भी लिखा जाता है तो हेडिंग के साथ लिखा जाता है ना। जैसे अब यहां पर कोई हेडिंग नहीं है। सबसे पहली बात, जब भी आप आंसर लिखना शुरू करें तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो पेज के बीचों बीच सबसे टॉप वाली लाइन पर लिखें। उसके बाद जो भी कुछ आप लिख रहे हैं वो हेडिंग के साथ लिखें। हेडिंग के साथ लिखें मतलब जैसे यहां लिखा हुआ है द कोड हैज प्रिस्क्राइब 2 मेथड्स फॉर फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम, तो जब शॉर्ट नोट लिख रहे हैं तो इसके ऊपर आपको हेडिंग लिखनी चाहिए, मेथड्स ऑफ फिक्सिंग वेज या मिनिमम वेज, और फिर अपनी बात लिखनी चाहिए। क्या लिखा है हमने यहां? द कोड हैज प्रिस्क्राइब्ड 2 मेथड्स, कोड ने 2 मेथड प्रिस्क्राइब करे हैं जो कि फिक्सिंग के लिए भी है और रिवाइजिंग के लिए भी है। पहला मेथड है कमिटी मेथड और दूसरा मेथड है नोटिफिकेशन मेथड। यहां पर
फिर ये हेडिंग है कमिटी मेथड, ये हेडिंग है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी कमिटीज। एक कमिटी भी अपॉइंट कर सकते हैं, एक से ज्यादा कमिटी भी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे हमने एक कमिटी अपॉइंट करी बेसिक वेजेस के लिए, दूसरी कमिटी अपॉइंट करी डियरनेस अलाउंस के लिए, तीसरी कमिटी अपॉइंट करी कैश वैल्यू ऑफ ग्रेन्स के लिए, चौथी कमिटी हमने अपॉइंट करी जो ओवरऑल वेज तय करेगी। तो गवर्नमेंट कितनी भी कमिटीज एज इट कंसीडर नेसेसरी रख सकती है। क्या करने के लिए? टू होल्ड इंक्वायरीज एंड रिकमेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। यानी कि गवर्नमेंट में अपॉइंट as many committees as it consider necessary to make inquiries and make recommendation to appropriate government on the matter of fixing or revising minimum wages. Now अभी कमिटी मेथड चल रहा है, तो कमिटी shall comprise of representative of employers, representative of employee which shall be equal to the number of and 1/3 independent लोग। उसके बाद वही आफ्टर कंसीडरिंग रिकमेंडेशन कमिटी जो है वो नोटिफिकेशन लाकर, फिर नेक्स्ट हेडिंग आ गई। आप हेडिंग में सब हेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां आपने लिखा द कमिटी मेथड, ठीक है, फिर इसके नीचे आप लिख सकते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कमिटी, सब हेडिंग आ गई इसकी। ध्यान रखिए जब भी शॉर्ट नोट लिख रहे हैं हेडिंग्स के नीचे ही लिखा जाएगा। यहां आ गया कंस्टिट्यूएंट ऑफ मीटिंग, फिर यहां आ गया, यहां आप हेडिंग डाल सकते थे रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट, फिर ये आ गया नोटिफिकेशन मेथड। नोटिफिकेशन मेथड में कह रहा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पब्लिश करेगी प्रपोजल, तो यहां पर आप हेडिंग डाल सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है। ध्यान रखना मैं जो मेथड बता रहा हूं, मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूं, प्रपोजल शैल हैव अ डेट नॉट लेस देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर विच प्रपोजल शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो यहां आप लिख सकते हैं टाइम फॉर रिप्रेजेंटेशन, फिर लिख सकते हैं आप कंसीडरिंग रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशंस को कंसीडर करने के बाद सेंट्रल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालकर वेज रेट को पब्लिश करेगी। और कह रहा है कंसल्टेशन, किसके साथ कंसल्टेशन करेगी? कंसल्टेशन करेगी एडवाइजरी बोर्ड के साथ। टाइमलाइन फॉर रिव्यू, ये कह रहा है कितने दिन में सरकार को वेजेस को रिव्यू या रिवाइज करना चाहिए, तो उसके लिए कहा गया है नॉट एक्सीडिंग 5 years, 5 साल के अंदर अंदर हर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वेजेस को रिवाइज और फिक्स करे, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में है ना, हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है लेट अस सपोज 6 मार्क्स का आया है। इसमें अभी एक चीज और आपको ऐड करनी है, क्योंकि वो हमने अभी पढ़ी नहीं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में इसको ऐड नहीं किया है। दैट इज एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड क्या है, वो गवर्नमेंट के साथ कैसे काम करता है, सेक्शन 42 में कवर होगा। हमने अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए हमने अपने आंसर में भी उसको शामिल नहीं किया है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते। डियर स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मेट बहुत ध्यान से देखना है, और जैसे मैंने बताया शॉर्ट नोट का अगर क्वेश्चन है तो आपको हेडिंग के साथ ही जवाब देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ भाई, सेक्शन 3 बिल्कुल शुरू में पहुंच जाओ, डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। सेक्शन 4 एक अथॉरिटी अपॉइंट करने की बात करता है। सेक्शन 5 कहता है मिनिमम वेज से कम वेज नहीं दी जा सकती है। सेक्शन 6 कहता है कि टाइम वेजेस, पीस वेजेस, मंथली, क्वार्टरली, ये सब फिक्स करनी पड़ेगी। सेक्शन 7 कहता है अलग अलग तरह की वेज रेट फिक्स हो सकती है, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस कैश वैल्यू। सेक्शन 8 कहता है कैसे वेज फिक्स होगा,
सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड आया है स्टूडेंट्स। अब तक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शब्द चल रहा था, पहली बार वर्ड आया है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स फ्लोर वेजेस। फ्लोर वेजेस तो मिनिमम वेजेस से भी कम है। पुराने वाले एक्ट में इसको सबसिस्टेंट वेजेस कहा जाता था। सबसिस्टेंस वेजेस का मतलब है केवल जीवित रहने लायक वेजेस, मतलब बेसिक मिनिमम, बेयर मिनिमम। जब बस काम करो, खाओ, जिंदा रहो, काम करो, उतना खाओ कि जिंदा रह सको, बस उतनी वेजेस। तो ये लगता था यार ये कैसा देश है, अपने ही नागरिकों को कह रहा है बस काम करो, उतना ही पैसा लो जितने में जिंदा रह सको। तो पहले तो उस वर्ड को बदल दिया, वर्ड को बदल के कर दिया फ्लोर वेजेस। अब सुनिए क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल फिक्स फ्लोर वेज टेकिंग इनटू अकाउंट मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ वर्कर। अलग अलग तरह के वर्कर का अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड है। जैसे अभी हमने बात की, अर्बन लेबर का अलग है, रूरल लेबर का अलग है, सेमी अर्बन लेबर का अलग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेज तय करेगी अलग अलग वर्कर के लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए। डिफरेंट फ्लोर वेज में भी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। जो वेज रेट आप दिल्ली के लिए फिक्स कर रहे हैं वो वेज रेट आप झारखंड या उड़ीसा के लिए फिक्स नहीं करेंगे, वो थोड़ा कम करेंगे क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा कम, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल नॉट बी लेस देन द फ्लोर वेजेस। फ्लोर वेजेस सबसे नीचे की वेजेस हैं, इससे नीचे मिनिमम वेज भी फिक्स नहीं हो सकती। If the minimum rate of wages fixed by appropriate government is more than the floor wage, then the appropriate government shall not reduce the minimum rate of wages. किसी गवर्नमेंट ने मिनिमम रेट फिक्स करा था 13,500 और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 12,500। तो स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है ठीक है 12,500 तक दे सकते हैं, चलो भैया तुम भी मिनिमम वेज रेट कर दो 12,500। नो, अगर स्टेट पहले से हायर मिनिमम वेज तय कर चुका है तो हायर ही मिलेगा। अगर स्टेट की फिक्स करी हुई, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की फिक्स करी हुई जो वेजेस है वो फ्लोर वेजेस से भी कम है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर फिक्सिंग द फ्लोर वेज ऑब्टेन एडवाइस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। जैसे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स को एडवाइजरी बोर्ड बनाने के लिए कहा है, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा और फ्लोर वेजेस तय करने से पहले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस को जरूर लेगा। क्वेश्चन आ गया, विच अथॉरिटी हैज पावर टू फिक्स मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस तय करने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। सही जवाब है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अब आप बिल्कुल समझ जाएंगे बात कि भाई फ्लोर वेज तय करने की पावर किसके पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास नहीं है। फ्लोर वेज तय करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेक्शन 9। इसीलिए हम कहते हैं कि सेक्शन 3 कह रहा था कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सेक्शन 4 कह रहा था अथॉरिटी अपॉइंट करो, सेक्शन 5 कह रहा था मिनिमम वेज तो देनी ही पड़ेगी, सेक्शन 6 कह रहा था पीस रेट टाइम रेट तय करो, सेक्शन 7 कह रहा था कि अलग अलग कंपोनेंट क्या होंगे, सेक्शन 8 कह रहा था मेथड क्या है, सेक्शन 9 कह रहा है फ्लोर वेज बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है और पहले भी स्टूडेंट्स ने इस बारे में पूछा है कि जी अगर मान लीजिए कोई पीस रेट वाला एम्प्लॉय है ना, तो क्या उसकी भी मंथली मिनिमम वेज फिक्स होगी? हाँ, मंथली मिनिमम उसकी भी फिक्स होगी। यहाँ पर एक पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है, ये कह रहा है मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय काम करने के लिए आता है लेकिन उसे पूरे दिन काम नहीं कराया जाता। काम करने के लिए आता है लेकिन उसे पूरे दिन काम नहीं कराया जाता, आधे दिन काम कराने के बाद उसे कह दिया जाता है कि अब तुम्हारे लिए काम नहीं है, तुम जाओ। तो उसे आधे दिन की वेज मिलनी चाहिए या पूरे दिन की वेज मिलनी चाहिए? ये कह रहा है इफ एन एम्प्लॉय वाज एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन रिक्विजिट नंबर ऑफ आवर्स कंस्टिट्यूटिंग ए नॉर्मल डे, उसको
कम समय के लिए काम दिया गया तो उसको फुल नॉर्मल वर्किंग डे का पैसा मिलेगा, लेकिन उसको पूरे दिन का पैसा नहीं दिया जाएगा अगर ऐसा उसकी अनविलिंगनेस की वजह से हुआ है। मतलब हम तो उसको काम देना चाह रहे थे, लेकिन वो खुद ही ये कह रहा था नहीं जी मेरी तबीयत खराब है, मुझे जल्दी घर जाना है, मेरी बीवी मेरी इंतजार कर रही होगी, इसीलिए मैं पूरे दिन काम नहीं कर सकता हूँ, या मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, तो हम उसे पूरे दिन की तनख्वाह नहीं देंगे। या फिर वो केसेस जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। मतलब और किन किन केसेस में पूरे दिन की सैलरी देने की आवश्यकता नहीं होगी, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय करेगी। जहां लिखा होता एज में भी प्रिस्क्राइब, तो इसका मतलब गवर्नमेंट तय करेगी। और मैंने क्लास के शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि अभी इस पर रूल्स बनने बाकी हैं, यानी अभी गवर्नमेंट ने उन सर्कमस्टांसेस के बारे में बात नहीं करी है जिन सर्कमस्टांसेस में पूरे दिन की तनख्वाह देनी आवश्यक नहीं होगी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है ये। तो 3 हो गया नो डिस्क्रिमिनेशन, 4 हो गया अथॉरिटी, 5 हो गया मिनिमम रेट से कम नहीं मिलेगा, 6 हो गया कि आपको वेज रेट फिक्स रेट करना है, टाइम रेट फिक्स करना है, 7 हो गया कि कंपोनेंट फिक्स करने हैं, 8 हो गया मेथड क्या है, 9 हो गया फ्लोर वेजेस पे करने पड़ेंगे, 10 हो गया वेजेस फॉर द होल डे बट वर्क फॉर लेस देन फुल डे, वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्कर सेक्शन 11 ये कहता है वेयर एन एम्प्लॉई डज 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क, एक एम्प्लॉई है वो 2 क्लास ऑफ वर्क करता है, मैनुअल वर्क भी करता है, क्लरिकल वर्क भी करता है। मैनुअल का अलग रेट तय है, क्लरिकल का अलग रेट तय है। अब क्या करें, टू विच डिफरेंट मिनिमम वेज रेट इज एप्लीकेबल, देन एम्प्लॉयर शेल पे टू सच एम्प्लॉय वेजेस एट नॉट लेस देन मिनिमम रेट इन फोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच सच क्लास। तो हम ये देखेंगे क्लास ए में कितने घंटे काम करा, क्लास बी में कितने घंटे काम करा, क्लास ए के लिए कितनी वेजेस बन रही हैं, क्लास बी के लिए कितनी वेजेस बन रही है, इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। वो कह रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में ऑक्यूपाइड इन ईच क्लास ऑफ वर्क। क्या इसका मतलब हुआ, देखो ये कह रहा है मिस्टर ए जो है, स्विच ऑफ योर माइक, मिस्टर ए जो है वो एक तो क्लास ए काम करता है, दूसरा क्लास बी काम करता है। क्लास ए जो है वो कह रहा है जी 400 रुपये पर डे देंगे, और क्लास बी कहता है कि हम आपको 500 रुपये पर डे देंगे। अब वो कह रहा है जी 8 घंटे के काम में उसने 3 घंटे यहां काम किया, 5 घंटे यहां काम किया, तो उसे वेजेस कैसे मिलनी चाहिए। तो सेक्शन 11 ये कहता है कि भाई 400 पर डे मिलेगा 8 घंटा काम करने के लिए, 500 रुपये मिलेंगे 8 घंटा काम करने के लिए, तो 5 घंटे के लिए कितना पैसा मिलेगा और 3 घंटे के लिए कितना पैसा मिलेगा। तो भाई तो हमारा यहां पर 50 रुपये पर घंटा आया, और यहां पर थोड़ा 50 से ज़्यादा आएगा, है ना, 8 पंजे 40 और जितना भी आएगा, तो यहाँ के लिए अलग वेज रेट निकल कर आ जाएगा, यहाँ के लिए अलग वेज रेट निकल कर आ जाएगा, और पूरा दिन का उसका टोटल हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है सेक्शन 11 कि एक व्यक्ति है वो 2 क्लासेस में काम करता है, दोनों की वेज रेट अलग अलग है, तो ये देखा जाएगा कि दोनों अलग अलग कामों में उसने कितना कितना समय व्यतीत किया है, और उसी के हिसाब से उसको पेमेंट की जाएगी। मान लीजिए कि उसको मंथली वेज रेट उसकी फिक्स है, लेट अस सपोज मंथ के बेस पर उसकी मिनिमम वेज रेट फिक्स है, तो भी आप उसे निकाल सकते हैं। भाई 30 दिन का 26 दिन का महीना होता है और एक दिन में 8 घंटे होते हैं, तो पर डे की आपकी या पर आवर की आपकी वेज रेट निकल आएगी। मेरे ख्याल से इसमें
कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए समझने में। मैंने अब आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर से वही आ गया सेक्शन 3 इक्वलिटी, और 5 मिनिमम वेज से कम नहीं, 6 पीस रेट कंपोनेंट, 8 मेथड, 9 फ्लोर रेट, 10 पूरे दिन की तनख्वाह कब देंगी पड़ेगी। सेक्शन 11 अलग अलग जगहों पर काम करता है या अलग अलग तरह के कामों में काम करता है, तब क्या करेंगे। सेक्शन 12 मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्कर। बहुत अच्छा सवाल है, सीएमए के स्टूडेंट्स को ये सेक्शन बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वेयर अ पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क, उसको कहा है कि भैया तेरे को हम 1 रुपया पर पीस देंगे, फॉर विच मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट पीस रेट हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिस कोड। हमने तो उसको कहा तुझे 1 रुपया पर पीस देंगे, ठीक है, और वो 200 रुपये 200 पीस एक दिन में बना देता है, तो उसका डेली जो वेज बना वो बना 200 रुपये। लेकिन एक्ट में उसके लिए टाइम रेट फिक्स है उस काम के लिए, ना कि पीस रेट। तो एम्प्लॉयर शैल पे सच पर्सन वेजेस नॉट लेस देन मिनिमम टाइम रेट। मतलब ये कि आपने उसको कहा कि 1 रुपया पर पीस मिलेगा और उसने पूरे दिन में 200 पीस बनाए। अब देखिए कि मिनिमम रेट कितना फिक्स है। तो मिनिमम वेज वो कह रहा है जी डेली की 350 रुपये फिक्स है, तो हम उसे पीस रेट के हिसाब से पेमेंट नहीं कर सकते, हमें उसे मिनिमम टाइम वेजेस देना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं कि वो आदमी डेली प्रोडक्शन करता है कितना, लेटस से 400 पीस, इसको 1 रुपये से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेली वेज आ जाएगा मेरा 400। इस केस में मुझे उसे कितनी वेज देनी चाहिए, इस केस में मुझे उसे 400 रुपये देना चाहिए, क्योंकि मिनिमम वेजेस से कम नहीं देना, ऐसा कहता है सेक्शन 6। मिनिमम वेज से ज्यादा अगर वेज बन रही है तो हम दे सकते हैं सेक्शन 12 के हिसाब से, ठीक है जी। एक बार फिर से सारे सेक्शंस आप अपने मन में दोहराते चलिए। 7 है कंपोनेंट, 8 है मेथड, 9 है फ्लोर वेज, 10 है पूरे दिन का काम, 11 है अलग अलग काम, और 12 है अभी जो हमने पढ़ा कि अगर टाइम रेट फिक्स है लेकिन पीस रेट पर काम कर रहा है एम्प्लॉय तो क्या होगा। फिक्सिंग आवर ऑफ वर्क फॉर नॉर्मल वर्किंग डे वेयर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क। अगर आपने एक दिन की वेज फिक्स करी है तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि एक दिन मतलब क्या, एक दिन में कितने घंटे और एक दिन में कितने इंटरवल, ये भी बताना पड़ेगा आपको। ये भी बताना पड़ेगा कि 7 दिन के बाद कितनी दिन की छुट्टी होनी है या कितने दिन के बाद एक छुट्टी मिलनी चाहिए, जैसे हमने फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ा है कि भाई 7वें दिन छुट्टी होनी ही होनी चाहिए। फिर कह रहा है प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट ऑफ वर्क ऑन डे ऑफ रेस्ट, है ना। अगर आपने छुट्टी के दिन किसी व्यक्ति को बुला लिया है तो फिर उसे ओवर टाइम रेट से पूरे दिन का काम का पैसा देना होगा। लेकिन ऊपर दिए हुए जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ अप्लाई नहीं होंगे। इमरजेंसी विच कुड नॉट हैव बीन फोर्सीन और प्रिवेंटेड। अगर किसी को इमरजेंसी के कारण आपको रोकना पड़ा है, कोई इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से लगातार 5 घंटे काम करना पड़ा, लगातार 6 घंटे काम करना पड़ा, नहीं करते तो और कुछ बड़ी हानि हो सकती थी, तो आप रेस्ट नहीं भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क ऑफ नेचर ऑफ प्रिपेरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि मान लीजिए हमने ये कहा है कि भाई हम आपसे एक दिन में 8 घंटे काम कराएंगे। अब एक व्यक्ति का मान लीजिए रेस्ट चल रहा है, हमने कहा कि भाई 8 घंटे काम कराएंगे और 4 घंटे बाद आपको एक ब्रेक मिलेगा। अब 4 घंटे बाद ब्रेक मिलना चाहिए था,
लेकिन अगर वो आदमी ब्रेक में चला जाता तो सारा का सारा काम खराब हो जाता। जैसे मान लीजिए कि वो आदमी काम करता है स्टील इंडस्ट्री में, और जो गला हुआ स्टील है वो उसे सांचे में डालता है। अब जैसे ही गला हुआ स्टील उसके पास आया, मेल्टेड मेटल उसके पास आया, उसने कहा जी मेरा तो इंटरवल का टाइम हो गया, मैं तो जा रहा हूँ रोटी खाने। अब ये जो गला हुआ स्टील आया ये यहीं पड़ा पड़ा जम जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉय यूज एम्प्लॉयमेंट इज इसेंशियली इंटरमिटेंट, किस समय काम करना पड़ेगा नहीं मालूम, वहां भी ये कंपल्शन अप्लाई नहीं होता। और जहां पर नेचुरल फोर्सेस की वजह से आपको काम करना पड़ता है, या टेक्निकल रीजन कुछ ऐसा है कि आपको काम खत्म करके ही जाना है, तो वहां पर ये जो 5 मेथड है या 5 कारण है जहां पर कि रेस्ट का केस या छुट्टी का केस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट हमारा सेक्शन है यानी कि सेक्शन 14 वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क, तो भाई अगर आप किसी से ओवर टाइम करा रहे हो तो उसको नॉर्मल वर्क से दुगने की पेमेंट करनी होगी। मान लीजिए किसी आदमी का काम 8 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन आज आपने उससे 10 घंटे में काम कराया है, तो और उसका वेज पर आवर है 80 रुपये पर घंटा, तो आप उसे कितना पेमेंट करोगे? 8 घंटे के लिए तो 80 रुपये के हिसाब से करेंगे, बाकी 2 घंटे के लिए 160 रुपये के हिसाब से करेंगे। उस हिसाब से उसकी आज की जो वेजेस है वो बन जाएगी 980 रुपये। बहुत सिंपल सा सीधा सीधा मेथड है कि ओवर टाइम का रेट डबल लगेगा और डबल के हिसाब से उसको पेमेंट करनी होगी। ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस कैसे कैसे पे कर सकते हैं आप? करंट कॉइन में, नोट में, चेक से, या क्रेडिट इन अकाउंट। प्लस ये भी कहा गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये कह सकती है कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में केवल या तो चेक से पेमेंट होगी या क्रेडिट इनटू अकाउंट से होगी, करेंसी नोट्स में या करेंसी कॉइन्स में पेमेंट नहीं हो सकती है। ये भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय कर सकती है। तो हमारा आज का जो टारगेट था वो हो गया है अचीव। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक के सभी सेक्शंस अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है। ये सेक्शन 15 हमने वैसे आज गलती से कवर कर लिया, हमें केवल सेक्शन 14 तक ही कवर करना था। चलिए कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगली क्लास में फिर से इसे डिस्कस कर लेंगे, है ना। 14 तक हमें केवल करना था, वो हमने आज कर लिया है। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, कोई पॉइंट आपको समझना हो, कोई चीज़ याद ना हो रही हो, सेक्शन ना लर्न हो रहे हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे फ़ोन करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।